नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से जीएस दुनिया में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम जिसकी डेट 22 दिसंबर रखी गई है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग चला रहे हैं और आज इसका ये 9वां भाग मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ हम अपना रुख करते हैं। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किसी एक का स्रोत है। पहला ऑप्शन मिसौरी, दूसरा है मिसिसिपी, तीसरा है नील और चौथा है अमेजन नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे है मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो इटास्का नदी है और इसकी जो मिसिसिपी नदी है 3789 किलोमीटर की ये दूरी को तय करके मैक्सिको की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो इसको मैप के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए मिसिसिपी नदी है और गल्फ ऑफ मैक्सिको मतलब मैक्सिको की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन हवाई द्वीप, तीसरा ऑप्शन क्यूबा और चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि उष्ण एवं नम्र जलवायु के कारण यहाँ गन्ने का उत्पादन उत्तम होता है और ये विश्व में भी जो है शीर्ष स्थान पर रहता है गन्ने के उत्पादन में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। पहला ऑप्शन फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन स्वीडन, तीसरा ऑप्शन ग्रीनलैंड और चौथा ऑप्शन है यूएसए। चौथा ऑप्शन है यूएसए। तो इसमें जो फिनलैंड है, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। जिलों नहीं होगा, यहाँ यहाँ गलती हो गई है, इसको होगा ये झीलों होगा। ये क्या होगा, ये झीलों होगा। ये है झीलों। यहाँ पूछा निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील, इरी झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर है जो मिशिगन झील है, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो अल नीनो है ये हमेशा प्रशांत महासागर से होकर, देखिए अल नीनो जो होता है पेरू तट है, पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय जो ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। तो इसे विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है। तो अल नीनो मुख्यतः तौर पर ये हमेशा जो है ये प्रशांत महासागर में उगता है। अल नीनो कहाँ बनता है, प्रशांत महासागर में। इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है। पहला ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा ऑप्शन वन उत्पाद, तीसरा ऑप्शन कोयला और चौथा ऑप्शन सौर सेल। तो इसमें पूछा ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल हो।
तो सौर सेल जो है ये सबसे अनुकूल है पर्यावरण के लिए। ऊर्जा स्रोतों में सबसे अनुकूल सौर सेल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, कोयला, सौर सेल। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर सबसे ये है सौर सेल। क्या है? सौर सेल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? परावैंगनिक किरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत का जो क्षयीकरण का सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? 200 मीटर तक, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर। तो इसका जो स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें हैं वो लगभग 200 मीटर तक जा सकती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमंडलीय ऊष्मान की स्थिति वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता का कारण बढ़ रही है। भूमंडलीय ऊष्मन नहीं, यह है ऊष्मन। भूमंडलीय ऊष्मन की स्थिति वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड की, तीसरा ओजोन की और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण इसमें वायुमंडल की सांद्रता बढ़ रही। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लौह में, पिटवा लौह में, स्टील में, मिश्र धातु स्टील में। तो कार्बन की मात्रा जो ढलवा लोहा होता है उसमें अधिकतम पाई जाती है। ये 3.4 से लेकर के 4.5% तक इसमें जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पहला ऑप्शन लेड, दूसरा ऑप्शन निकेल, तीसरा ऑप्शन पारा और चौथा ऑप्शन है टिन। तो इसमें जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है वो है पारा। एक धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में रहती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है ये आपके निश्चित तौर पे यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाती है? पहला है निर्जलीय बर्फ, दूसरा ऑप्शन ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा ऑप्शन ठोस जल और चौथा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसका जो राइट आंसर है ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है, इस बर्फ को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क शुष्क बर्फ भी हम लोग कहते हैं। शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक। आइए, और ये कार्बन का अपर रूप होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन, पॉलीयूरीथेन। तो जो बुलेट प्रूफ वस्त्र होते हैं इनको बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। किसको? पॉलीएमाइड जो बहुलक होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो जो गोताखोर होते हैं पानी में सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन तथा हीलियम की आवश्यकता वाली गैसें ये जरूरी होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कर्म करने पर पहला ऑप्शन स्थिर रहता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन बढ़ता है और चौथा ऑप्शन में से कुछ नहीं। तो जब किसी अर्धचालक है, ऐसा पदार्थ है जिसकी विद्युत चालकता और चालकों और कुचालकों के मध्य होती है, तो इनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता है चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती, और अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर कम होता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर क्या होता है? कम होता है। और अर्धचालकों के प्रतिरोध समान तौर पर 10⁻² तथा 1 ओम के मध्य होता है। तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? घटेगा, घटता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला एस्कार्बिक अम्ल नींबू, दूसरा माल्टोस माल्ट, तीसरा एसिटिक अम्ल दही और चौथा फार्मिक अम्ल लाल चीटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, यह मुख्यतः सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मुख्यतः किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और जबकि माल्टोस माल्टा में, ये सारी चीज़ें माल्टोस माल्टा में, एस्कार्बिक नींबू में और फार्मिक अम्ल लाल चीटी में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? पहला ऑप्शन जर्मन सिल्वर, दूसरा ऑप्शन पीतल, तीसरा ऑप्शन स्टील और चौथा ऑप्शन ग्रेफीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है सबसे मजबूत पदार्थ है और इसकी जो खोज हुई है वो लगभग 2004 में इसकी जो है खोज हुई। 2004 में इसकी खोज हुई। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग
बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। और वस्तुओं को चमकीला बनाने के लिए कुछ अन्य इसी प्रकार के ऑक्साइड हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड हैं, बेरियम ऑक्साइड हैं और सोडियम ऑक्साइड है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड? तो फोटोग्राफी की जो प्लेट है उसको विकसित करने के लिए उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की जो है क्या नाम यहाँ पर परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड की। आई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंदक की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें जो है मंदक के रूप में विमंदक ग्रेफाइट का जो है प्रयोग है विमंदक के रूप में किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्राम्बे में, असम में, दिल्ली में या भिलाई में? तो जो भारत में भारी जल का निर्माण है वो महाराष्ट्र के टांबे में किया जाता है। भारी जल का निर्माण महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया जाता है, ठीक है ना। और ये भारी जल जो होता है यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। क्योंकि देखिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है और क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है जो एक हाइड्रोजन का क्या नाम समस्थानिक है, ठीक। तो यहां से है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व हैं गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैव पदार्थों में कार्बन जो है ये सर्वाधिक यौगिक पदार्थ है, मूल तत्व। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयुक्त होता है? ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, ग्लोबल पोलिस सर्विलांस, ग्लोबल पोजिशनिंग एंड जनरल पैसिफिक सर्वे। तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली एक वैश्विक है, इसका जो जीपीएस का प्रयुक्त होता है ये क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग के लिए ये अनुमान है और इसको जो है नौवहन उपग्रह प्रणाली में प्रयोग किया जाता है और सबसे पहले इसको अमेरिका के रक्षा विभाग ने प्रयोग किया और ये 27 अप्रैल 1995 से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो देखिए इंसुलिन एक अग्नाशय की अंतःस्रावी भाग में लैंगरहंस की द्वीपकाओं की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उससे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है और जो शरीर में ग्लूकोज होता है उसके उपापचय को नियंत्रित भी करता है
तो सबसे ये चीज है। और मैं बता दूं, एक जीव वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की जो प्राथमिक संरचना की खोज की थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इंसुलिन होता है क्या है, ये होता है एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, कौन सा योग मानव शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता? कौन सा यौगिक है? यहाँ पर ये योग नहीं है, ये मिस्टेक है। ये टाइपिस्ट महोदय जो हमारे हैं, इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। और यहाँ पर ये यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है वसा, और चौथा है टोकोफेरॉन। तो इसमें जो है अमीनो अम्ल क्या होता है, ये संग्रहित नहीं होता है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, या विषुवत रेखा पर अधिकतम, या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो अमीनो अम्ल का द्वारा जो होता है ये निर्माण होगा, ये किसका होगा? ये ध्रुवों पर क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून, 7 जून, 8 जून और 5 जुलाई। तो विश्व महासागर दिवस को 8 जून को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट, और चौथा ऑप्शन सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा, देखिए हड्डियों में तो सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम की यौगिक होती हैं, और हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होते हैं। तो दूध में जो पाया जाने वाला होता है वो भी कैल्शियम तत्व है। ठीक है ना। अंडों के छिलकों की शंख में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ से होगा, क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम फास्फेट इसका जो है राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो जो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशिएंसी और बोन मैरो डिफरेंशिएशन। तो जो बीएमडी का फुल फॉर्म है ये होगा बोन मिनरल डेंसिटी, इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन भारत में निर्मित युद्धक विमान है? भारत में निर्मित आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। तो जो तेजस विमान है, जो तेजस विमान है, ये जो है विमान निर्मित युद्धक विमान के रूप में रहता है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक हवाई जहाज के पंख पर ऊपरी सतह उन्नतोदार एक हवाई जहाज के पंख पर की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और नीचे सतह नतोदर बनाई जाती है। एक कथन था और कारण है इसका, शीर्ष भाग टॉप पर वायु प्रवाह की गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। तो इसका देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे क्या है, आर, यहाँ पर क्या है, आर, और ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। तो देखिए यहाँ जो एक हवाई जहाज की पंख की ऊपरी है वो नतोदार बनाई जाती है और नीचों की सतह नतोदार बनाई जाती है। यह कथन एकदम सत्य है किंतु कारण गलत है, क्योंकि शीर्ष भाग में वायु की प्रवाह की गति जो है नीचे की वायु प्रवाह की गति से क्या होती है, अधिक होती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, आर गलत होगा। टीडीपी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनस, पोलियो, प्लेग, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, और तीसरा ऑप्शन डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, और चौथा ऑप्शन डिप्थीरिया, पोलियो और कुष्ठ रोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस, यही जो है इसका क्या है, प्रमुख रोग है। डीडीपी की वैक्सीन इसीलिए लगाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो जो नेशनल ब्यूरो है ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इनके। अब इन 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में पहला है शिमला, पहला सुन लीजिए, शिमला, जोधपुर, चित्तूर, ओखला, शिलांग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर, ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है शेयर कीमत से, दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड की कीमत से, तीसरा ऑप्शन कीमत सूचकांक से, और चौथा ऑप्शन भूमि कीमत से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये किससे है, सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है ये भूमि कीमत से क्या है, संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, नोएडा में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो जो इसका राइट आंसर है ये कहाँ पर स्थित है, ये नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीडीपी आंकड़ों का आधार वर्ष 2004
5 के स्थान पर बदल कर दिया गया है। 2011, 2012, 2010, 2011, 2008, 2009 और 2007 और 2008। तो इसका जो आधार था वो बदल कर दिया गया है, 2011 और 12 कर दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? RC राव, PC महालनोबिस, VK RV राव और KN राज। तो 1949 में जो भारत की राष्ट्रीय आय समिति थी उसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। आइए और नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है, S-400 ट्रायम्फ क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, एक युद्धक टैंक, वायु रक्षा प्रणाली या चिकित्सा उपकरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या है? ये एक वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है, वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। और प्लीज़ यहीं पर ये हमारी 9वीं सीरीज ख़त्म होती है। प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हों इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।